ये आपकी जो मतलब क्लास है इंट्रोडक्टरी क्लास है, एंड जो टॉपिक है वो है केमिस्ट्री। तो इंट्रोडक्टरी क्लास में हमें ये डिस्कस करना है कि हम कैसे अपने पूरे सेशन में कैसे आगे बढ़ेंगे, और जो भी हमारे गोल्स हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जेई हो, नीट हो, ठीक है, उनको हम कैसे मतलब उनके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करेंगे। तो आज की क्लास जो है वो काफ़ी इंट्रोडक्टरी है और काफ़ी मतलब आप लोगों के जो फ्यूचर प्लान्स हैं उनको मतलब बनाने के हिसाब से है। तो ऑफ कोर्स आपको आज की क्लास को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। आगे की क्लासेस में फिर हम नॉर्मल जो भी स्टडी है वो तो हम करेंगे ही करेंगे, बट आज अपन लोगों को एक प्रॉपर प्लानिंग तो कर ही लेना चाहिए कि भाई कैसे हमें आगे आगे जाना है, ठीक है, सब्जेक्ट को कैसे समझना है, और फाइनली हमें अपने गोल्स तक कैसे रीच करना है, ठीक है। ओके 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 सर। सो इंट्रोडक्टरी क्लास में सबसे पहले तो हमें केमिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री है। तो आपको ये चीज़ हमेशा समझ में मतलब आनी चाहिए कि केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है साइंस की, सो इट इज़ अ ब्रांच of science which deals in analysis of experimental results. ओके तो आपको समझ में आना चाहिए, आपने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे, आप साइंस फील्ड के हैं तो आपने अलग अलग सब्जेक्ट के नाम पढ़े होंगे, ठीक है। फिजिक्स हो गया जो आप अभी आपकी थोड़ी देर पहले क्लास हुई है, ठीक है। केमिस्ट्री हो गया जो अभी आपकी क्लास अभी मैं लेने वाला हूँ, एंड मैथ हो गया, बायो हो गया, ये सब जो सब्जेक्ट हैं ये सब कलेक्टिवली साइंस कहलाते हैं, ठीक है। एंड साइंस का एक बहुत ही बेसिक सा आइडिया है कि हम किसी भी चीज़ को अगर हम सिस्टमेटिकली उनकी स्टडी करें, एनालाइज करें, ठीक है, और जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन है उनको हम अगर क्लब करके एक पर्टिकुलर स्टडी को क्या कहते हैं बना लें, देन दैट पर्टिकुलर फील्ड इज नॉट एज साइंस, ठीक है। तो दैट मीन्स साइंस इज व्हाट, साइंस इज कि आप अपने आसपास की चीजों को देख के, जो भी आपके आसपास है, ठीक है, वो उन चीजों को देख के आप क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं, दिस इज साइंस। ओके इनमें से कुछ साइंस के जो मतलब पोर्शन है, जैसे मैथ हो गया या फिजिक्स हो गया, ये ऐसे पोर्शन है जो कि क्या कहते हैं एब्सोल्यूट साइंस है। एब्सोल्यूट साइंस मतलब क्योंकि मैथ में जो बेसिस है वो कभी बदलते नहीं है। आप देख लीजिए, आपने 10th क्लास तक तो मैथ पढ़ी है, तो ऑफ कोर्स आपने जो भी टेबल याद की, जो भी 1+1=2 पढ़ा, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो कभी चेंज नहीं हुआ। मतलब हजारों सालों से मैथ में कोई भी चेंज नहीं आया है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो मैथ इज लाइक एब्सोल्यूट साइंस व्हिच नेवर चेंज विद एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं इन द डे टू डे लाइफ, ठीक है, वो सब किसी ना किसी फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा, और जिस फॉर्म में हम उन्हें लिखते हैं दैट इज मैथमेटिक्स, ठीक है। एंड इट नेवर चेंज। सपोज दैट जैसे अभी आप लोग क्लास कर रहे हैं, ठीक है, तो क्लास करने का को अगर मैं एक प्रॉब्लम की तरह देखूं तो क्लास में सबसे पहला सवाल क्या आएगा कि कितने लोगों की क्लास करनी है। ओके क्वांटिटीज आएंगी, कितने लोगों की क्लास करनी है, कब से कब तक क्लास करनी है, ये सारी चीजें जो है जिनमें क्वांटिटी आती है, जिनमें ये आता है कि भाई कैसे हमें क्या कहते हैं एक पर्टिकुलर सिस्टम को इमेजिन करना है। ओके दैट इट डेल्ट इन कंप्लीटली इन मैथ्स। ओके सो मैथ इज एब्सोल्यूट साइंस व्हिच नेवर चेंज। ऑफ कोर्स इसके जो फंडामेंटल बेस हैं, जैसे डिफरेंशिएशन की बात करें, इंटीग्रेशन की बात करें, तो डिफरेंशिएशन 500 साल से कांस्टेंट है। न्यूटन ने डिफरेंशिएशन दिया था, और आज तक डिफरेंशिएशन dy/dx जो है वो कोई नहीं बदला है 500 सालों के अंदर। ओके सो नथिंग हैज बीन चेंज्ड इन मैथ। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स क्यों चाहिए आपको एज एन एस्पिरेंट? तो ऑफ कोर्स फिजिक्स आपको बताता है कि जो भी आप सोच रहे हैं सिस्टम, ठीक है, उस सिस्टम की स्टेबिलिटी, उस सिस्टम के बारे में जो भी आप एनालिसिस करना चाहते हैं वो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने सोच लिया कि एक क्लास होनी है, उसमें 50 लोग बैठने हैं, तो 50 पीपल के हिसाब से मुझे इस डायमेंशन का एक रूम चाहिए। ओके तो ये हो गया मैथमेटिक्स। बट उस रूम की स्टेबिलिटी होगी या नहीं, वो रूम फर्स्ट फ्लोर पे होगा तब स्टेबल होगा या ग्राउंड फ्लोर पे होगा तब स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया हमेशा फिजिक्स में बताए जाते हैं। एंड फिजिक्स में आपने देखा ही होगा, जितने भी फिजिक्स के टॉपिक्स हैं आपने 10th क्लास तक भी देखा हो या 11th क्लास में जब आपको सर पढ़ाएंगे तो हमेशा मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखेंगे। जैसे न्यूटन लॉ, तो आपको F=ma सिखाया जाएगा। दैट मीन्स फिजिक्स इज मतलब प्योरली बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है 95% फिजिक्स पोर्शन इज प्योरली बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स।
दैट मीन्स फिजिक्स और मैथ एक ही तरीके से आगे बढ़ते हैं और एक ही तरीके मतलब एक ही बेस के साथ आगे चलते हैं, दे नेवर चेंज। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो फिजिक्स में चेंज हो रही हैं समय के साथ, जिसको आप एक अलग पोर्शन में पढ़ते हो जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स, है कि नहीं। तो मॉडर्न फिजिक्स क्या है, समय के साथ बदलती है। आज से 100 साल पहले कोई इलेक्ट्रॉन के बारे में ढंग से नहीं जानता था, ठीक है, तो फिर एक्सरेज वगैरह तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो ये सब चीजें समय के साथ बढ़ रही हैं फिजिक्स में, तो बहुत ही छोटा सा पोर्शन है। रही बात केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेसिस एकदम अलग है। क्यों? क्योंकि आज से आप जैसे बायोलॉजी का एग्जांपल दूं मैं आपको, तो आज से 400 साल पहले मिडिएवल टाइम्स में लोग एक छोटी सी बीमारी से मर जाते थे, पूरा पूरा गांव खत्म हो जाता था, है कि नहीं। मलेरिया हो गया, पूरा गांव खत्म हो गया। बट आज ड्यू टू एक्सपेरिमेंटेशन हमारे पास ऐसी दवाई, ऐसी मतलब ड्रग्स हैं जो हम तुरंत सप्लाई कर देते हैं, मलेरिया से कुछ नहीं होता है। लेकिन आज नई नई बीमारियां आ रही हैं। ऑफ कोर्स उन सब चीजों की वजह से जैसे जैसे नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, नए नए रिजल्ट मिल रहे हैं, हमारी जो थ्योरी पोर्शन है बायोलॉजी का वो बढ़ता जा रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जो ऐसी चीजें थी जैसे आज से 100 साल पहले सेल के अंदर उतने आज जितने सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब चीजें हैं। ये सब चीजें आज से 100 साल पहले के लोग नहीं जानते थे, ठीक है। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, हमें नई नई चीजें पता चली, और जैसे जैसे नई नई चीजें हमारे सामने आती गई, हम उनको अपनी टेक्स्ट बुक में इनकॉर्पोरेट करते गए, तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जा रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और इसका मतलब ये भी नहीं है कि बायोलॉजी आज जितना है उतना ही रहेगा। आप देखिए रिसेंट टाइम्स में एक नया टॉपिक जुड़ा है, जेनेटिक्स, है कि नहीं। आप देखते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना होगा, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब जो चीजें हैं ये सब कंटिन्यूअसली डेवलपिंग फेज में है, और बायो कंटिन्यूअसली डेवलप हो रही है। इन द सेम सेंस केमिस्ट्री इज आल्सो डेवलपिंग। केमिस्ट्री इज नॉट लाइक कि आप मैथमेटिक्स की तरह पढ़ लें कि 2 + 2 = 4 और वो एक लंबे समय के लिए फिक्स हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? केमिस्ट्री में क्या है भाई साहब, जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। क्लास 9th में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आपने पढ़ा कि भैया एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है, जो अनडिविजिबल होता है, जिसको हम नहीं तोड़ सकते। ये 9th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था या नहीं? बोलिए, है कि नहीं? मेरी बात से आप लोग सहमत हैं? ओके, तो ये सब था। लेकिन जैसे ही आप क्लास 10th में आए, क्या आपको बोला गया कि नहीं भाई एटम टूट जाता है, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं, ठीक है, और वो एक सर्कुलर फैशन में मतलब ऑर्बिट्स के अंदर मोशन करते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, ये सब चीजें आपने पढ़ी। जब आप 11th में आएंगे, जो टॉपिक हम लोग आज अभी स्टार्ट करेंगे इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें आप और भी नई चीजें पढ़ेंगे। आप ये पढ़ेंगे कि नहीं भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल भी नहीं है, वो वेव भी है। तो चीजें जो है वो समय के साथ बदल रही हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हम समझ लें, क्या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सही थी, क्या हम जो नई चीज पढ़ रहे हैं वो सही है? तो भाई केमिस्ट्री की स्टडी आप मैथ की तरह, फिजिक्स की तरह नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आज आपको अपने डायरी में नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री में कोई भी चीज सही या गलत नहीं होता है। केमिस्ट्री में होता है टाइमिंग की बात। जैसे आज से 200 साल पहले तक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के सारे पोस्टुलेट सही थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक के जितने एक्सपेरिमेंट थे वो सबको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन कर पा रहा था। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, तो उस टाइम के हिसाब से वो बिल्कुल सही थ्योरी है। इसलिए क्योंकि शुरुआत हुई वहां से केमिस्ट्री की, तो इसलिए वो आपको 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। बट आज के टाइम के हिसाब से, क्योंकि आज हम क्या कहते हैं, बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट के दौरान जानते हैं कि एटम टूट जाता है। आज से अराउंड 120 ईयर्स एगो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रॉन को एनोड, कैथोड रेज, थॉमसन ने अलग कर लिया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। तो ऑफ कोर्स आज हमें जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पता है उनके बेसिस पे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सही नहीं है। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कभी भी सही नहीं थी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, तो केमिस्ट्री को आपको हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही पढ़ना चाहिए। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़े तो एज अ साइंस स्टूडेंट आपके अंदर क्या होना चाहिए? क्यूरियोसिटी। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो आप टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। केवल ये बोल देने से कि वो हमारे सिलेबस में है, केवल ये बोल देने से कि नहीं वो एग्जाम में आएगा, हमें नंबर मिलेगा, अगर यही आप सोच रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये एक सही स्ट्रेटजी नहीं है। एक आइडियल स्टूडेंट बनने की तरफ आप नहीं जा रहे हैं।
आर यू गेटिंग द पॉइंट? आपका काम ये है कि एज अ साइंस स्टूडेंट आप उतने ही क्यूरियस रहें, उतनी ही चीजों को आप डिटेल में जानने की कोशिश करें कि भाई ये चीज जो है वो क्यों हुई, वो कहां से स्टार्ट हुई, ठीक है? तब जाके आप केमिस्ट्री के एसेंस को समझ पाएंगे। अदरवाइज तो भाई बड़ी दिक्कत है, ठीक है? अदरवाइज तो लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करते हैं, लोगों से पूछते हैं, अपने टीचर लोगों से, टीचर लोगों ने कोई बुक बता देता है, तो होता क्या है, बुक के शुरुआत के पेजेस में तो हिस्ट्री लिखा रहता है, तो उसे शुरुआत के जब वो 5-10 पेज कोई भी स्टूडेंट पढ़ता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? उसे लगता है चलो कोई नई चीज है, अच्छा लग रहा है, पढ़ लेते हैं। लेकिन जब वो अगले अगले 50th पेज से मतलब 50 पेज पे पहुंचता है या 100 पेज पे पहुंचता है, तो भैया पता चलता है कि शुरुआत के 5 पेज में जो लिखा था वो तो गलत हो गया, वो तो अब उसका कोई यूज नहीं रहा। तो ये एक डिलेमा है जो कि सारे स्टूडेंट फेस करते हैं केमिस्ट्री के। मैं अराउंड 20,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूं और उनमें से अराउंड 15,000 स्टूडेंट की ये परेशानी रही है, ठीक है? कि सर कैसे पढ़ें, समझ में ही नहीं आता। हम कुछ बेसिस पॉइंट बनाते हैं आज और वो 1 महीने बाद नए बेसिस पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। सो हाउ टू स्टडी, हाउ टू मेक अ स्ट्रेटजी टू गेट टू रीच अप टू द एक्सपर्ट लेवल इन केमिस्ट्री? तो सबसे पहला जो मेरा आपको सजेशन है एज योर मेंटर, कि भाई आप सबसे पहले केमिस्ट्री को बाकी सब्जेक्ट की तरह मत पढ़ें। केमिस्ट्री को अगर आपको रिलेट करना ही है तो आप बायोलॉजी के साथ रिलेट करें, क्योंकि बायोलॉजी में ऐसा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री गो अलोंग, ठीक है? और ऐसा देखा भी गया है कि जितने लोग नीट के हैं, ठीक है, जितने लोग बायो में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें केमिस्ट्री बाय डिफॉल्ट अच्छा लगता है, ठीक है? मैथमेटिकल पोर्शन छोड़ दो फिजिकल केमिस्ट्री का, लेकिन बाकी पोर्शन वो रिलेट करते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में भी चैप्टर का ग्रोथ जो है वो इसी तरीके से होता है। शुरुआत में क्या हुआ, फिर कैसे कैसे चीजें बढ़ती गई, वैसे ही सेम केमिस्ट्री में होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पहला नोट है आपके लिए वो क्या है, कि आपको हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही चीजों को पढ़ना चाहिए, ठीक है? ठीक है, ठीक है सर। तो ये सबसे सबसे पहला मेरा आपको गुरु मंत्र है, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है, सक्सेस के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आगे की बात करें, हाँ बोलो, किसी को कोई डाउट है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं केमिस्ट्री को अब, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट से मैंने आपको रिलेशन बता दिया, ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा रिलेशन आप बाकी सब्जेक्ट के साथ बनाओगे, ऑफ कोर्स आप सभी लोग नीट की तैयारी करने के लिए आए हैं, तो आप सबको बायो में तो इंटरेस्ट होगा ही, ठीक है? आप उसी बायो के इंटरेस्ट को केमिस्ट्री के साथ क्लब कर लीजिए, तो आपको केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? फिजिक्स के लिए तो नुमान सर हैं ही, तो नुमान सर ने तो आपको अपनी स्ट्रेटजी बताई होगी, ऑफ कोर्स फिजिक्स में भी आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है? बट केमिस्ट्री को आप बायो के साथ अलाइन करेंगे तो मैक्सिमम टॉपिक में, जैसे एक टॉपिक होता है केमिस्ट्री के, अगर मैं पार्ट्स की बात करूं तो ऑफ कोर्स जो आपका सिलेबस है क्लास 11th एंड 12th का, उसमें केमिस्ट्री को आप 3 मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट होता है फिजिकल केमिस्ट्री, आपने जरूर सुना होगा, ठीक है? अगला पार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी आपने खूब सुना होगा नाम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लास 9 से आप लोग सुनते आ रहे हैं। और लास्ट पार्ट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 मेजर पोर्शन है केमिस्ट्री के, ठीक है? इनमें से मैं आपको अगर बताऊं तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो पूरी तरह से क्वांटिटेटिव के ब्रांच है केमिस्ट्री की। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, इसमें हमेशा आप यही निकालते रहते हो कि कितना हो गया, अगर मैंने 10 ग्राम कोई चीज ली तो कितना ग्राम बन गया, ठीक है? किसी रिएक्शन की रेट अगर इतनी है तो बताओ कितना रिएक्टेंट हुआ, कितना प्रोडक्ट हुआ। दैट मींस दिस इज प्योरली मैथमेटिकल ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, मतलब इसमें केवल फॉर्मूलेज होंगे जिनमें आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समय के साथ किस टाइप से आप इसके ऊपर मतलब ज्यादा इफिशिएंटली काम कर सकते हैं वो हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। बट केमिस्ट्री को मेजरली 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। वन इज फिजिकल केमिस्ट्री विच इज क्वांटिटेटिव, प्योरली क्वांटिटेटिव। दैट मीन्स इट इज द मैथमेटिकल ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आप हमेशा क्वांटिटीज के बारे में बात करते हो, ठीक है? फिर आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पूरी तरह से क्वालिटेटिव ब्रांच। क्वालिटेटिव ब्रांच का मतलब क्या है? क्वालिटेटिव का ब्रांच मतलब ये, जैसे कोई भी कंपाउंड है, अब वो लाल है कि पीला है, उसका कलर क्या होता है, गर्म कर देने पे क्या होता है, एयर के साथ, एयर में रख देने पे क्या हो सकता है, पानी के साथ रिएक्शन में क्या हो सकता है, जैसे ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता है मेनली, ठीक है? क्वालिटेटिव स्टडी है।
ठीक है, कि कोई कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज मतलब हीट के साथ या किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ कैसे बदल जाती हैं, ये है क्वालिटेटिव ब्रांच। ठीक है, इसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें याद रखनी पड़ेंगी, तो इसके लिए भी आपको अलग से स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, जो आपने बायो में भी बनाई होंगी चीजों को याद रखने की, वो आपको यहाँ पे भी बनानी पड़ेंगी। ठीक है, कि आप मैक्सिमम चीजों को याद रख पाए। ओके, आर यू गेटिंग द पॉइंट? एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो सबसे नया एडिशन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम बोल सकते हैं कि दैट इज अ इंटरमिक्स ऑफ बोथ, क्योंकि इसमें दोनों टाइप के सवाल पॉसिबल है। लेकिन कलेक्टिवली अगर हम बात करें तो ये एक ही एलिमेंट की केमिस्ट्री है, वो क्या है? कार्बन की केमिस्ट्री। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो आपने जरूर पढ़ा होगा क्लास 9-10 में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, एक चैप्टर ही है कार्बोनेट्स कंपाउंड, है कि नहीं? समझ में आई बात? तो वो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है। ठीक है, अब आप सोचिए कि केमिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है तो ऑफ कोर्स इन 3 पोर्शन पे आपको मास्टरी हासिल करनी है। नो डाउट कई लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद होगी, कई लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद होगी, कई लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री पसंद होगी, बट इट डिपेंड्स, अपनी अपनी चॉइस है। बट कलेक्टिवली अगर हम बात करें तो इनमें से जिन लोगों को क्या कहते हैं, जो लोग क्या कहते हैं मैथ में थोड़ा बहुत इजी फील करते हैं, उन लोगों को बाय डिफॉल्ट फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर हो जाता है, क्योंकि वहां पे सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जो आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर तक पहुंचेंगे, मतलब थोड़ा लंबा काम है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा गेम है। दैट मीन्स अगर आपको बहुत सारी चीजें याद है तो फिर जो भी सवाल आएगा उसको आप विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर सकते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट एग्जाम के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल बेसिस हैं, अगर वो बेसिस आपके बहुत ज्यादा क्लियर हो जाते हैं, जो कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के हो जाएंगे, तो ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ आवर सब्जेक्ट कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तीनों आपको पढ़ने हैं। ठीक है, क्लास 11th में शुरुआत से लेके अगर हम शुरुआत के चैप्टर्स की बात करें तो चैप्टर 1, चैप्टर 5, उसके बाद के अप टू चैप्टर 8 फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है। ठीक है, 9 से लेके 11 तक आई थिंक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है। जो 2, 3, 4 चैप्टर है वो जनरल केमिस्ट्री है। एक और मैं एक सब ब्रांच बोल सकता हूँ, जनरल केमिस्ट्री। जनरल केमिस्ट्री का मतलब क्या है? जो आप क्लास 9-10 में पढ़े हैं। ठीक है, मतलब विदाउट दिस इज द व्हाट, दिस इज द बेस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, मतलब आपको कोई भी केमिस्ट्री पढ़नी है, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, आपको एक जनरल आइडिया तो होना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर आप एटम को ही नहीं पहचानेंगे, अगर आप एटम ही नहीं जानेंगे, तो फिर आप कंपाउंड कैसे बनाएंगे? ठीक है, अगर आप कंपाउंड ही नहीं बनाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर आपका कंपाउंड ही नहीं बना तो फिर आप उसकी फिजिकल एनालिसिस कैसे करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो सबसे पहले हमें फाउंडेशन बनाना है। दैट मीन्स क्योंकि आप देख पा रहे हैं, जब जो आपको बुक्स मिली है, जो आपको मटेरियल मिला है, वो क्लास 10th की टोटल साइंस की बुक से भी बहुत मोटा है। देख पा रहे हैं आप लोग? आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये जो ड्रास्टिक चेंज है, क्योंकि 10th क्लास में पूरी पूरी साइंस एक छोटी सी बुक में मतलब कंप्लीट हो जाता है, लेकिन 11th क्लास में आते ही वही एक छोटी सी बुक बहुत बड़ी एक क्या कहते हैं मोटी मोटी किताबों में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट इज द रीजन? रीजन यही है कि हमें एक ब्रिज बनाना पड़ेगा क्लास 9, 10 से 11th का। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अदरवाइज आप लोग हमेशा अनईजी फील करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वास्तव में चल क्या रहा है। हो ये रहा है कि क्लास 9-10 में आपने जो एक छोटा छोटा चैप्टर पढ़ा है, एक छोटा छोटा पैराग्राफ पढ़ा है, जैसे आपने 9-10 में पढ़ा एसिड एंड बेस, पढ़ा है नहीं पढ़ा? सबने पढ़ा होगा एसिड एंड बेस क्या होते हैं। ठीक है, जब आप 11th-12th में केमिस्ट्री में आएंगे तो भैया फिजिकल केमिस्ट्री में एसिड एंड बेस के लिए अलग एक चैप्टर है, आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिस्ट्री में एसिड बेस निकालने के लिए अलग एक चैप्टर है, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड एंड बेस की स्ट्रेंथ निकालने के अलग एक टॉपिक है, केमिकल बॉन्डिंग। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो आप समझ सकते हैं कि जो एक छोटा सा पैराग्राफ होता है क्लास 9-10 की बुक का, वो आगे चल के 3 बड़े चैप्टर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप इसी चीज को रिलेट कर पाए क्लास 9-10। मोहम्मद अबीदुर रहमान, आपके वहां से आवाज आ रही है? आप प्लीज म्यूट कर लें। ठीक है, सो बहुत क्लियरली आप समझ सकते हैं मैं जो बोल रहा हूं कि आप जिस तरीके से रिलेशन बनाएंगे
अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस का, क्योंकि देखो आप 10th पास किए हो, मतलब 10th तक का जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, अगर आप उसको 11th में अप्लाई कर पाए तो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आपके लिए वो 10th तक का एक्सपीरियंस कोई बोले कि नहीं वो जरूरत ही नहीं है, आप 11th में नई चीजें पढ़ेंगे, तो फिर आपने 10th तक तो जो पढ़ा उस एक्सपीरियंस का कोई वेटेज ही नहीं रहा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो हमेशा आपको 10th से कैसे 11th में आना है, इसी फैशन में मैंने अपना पूरा कोर्स डिजाइन किया है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरल केमिस्ट्री के टॉपिक्स की, ठीक है, ताकि आपका एक बेस बन जाए, एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाए, ठीक है, आपको बेसिक चीजें पता हो जो कि हर एक ब्रांच में लगती हैं। फिर हम बात करेंगे जो आपके 11th क्लास के चैप्टर्स हैं, ठीक है, जैसे मोल कंसेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सब चीजें जो है लाइन से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग वी नीड टू स्टार्ट जनरल केमिस्ट्री। अब जनरल केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? तो जनरल केमिस्ट्री में टॉपिक आते हैं क्लास 11th के 3 चैप्टर। चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर 3 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर पहले हमें खत्म करने चाहिए, ठीक है। अदरवाइज लोगों ने बोला, जैसे बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि 11th क्लास का पहला चैप्टर तो मोल कंसेप्ट है, तो हम मोल कंसेप्ट से ही स्टार्ट कर देते हैं। बट आपको समझ में आना पड़ेगा कि 11th क्लास में अगर आप मोल कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे तो आपको वो आइडियाज नहीं मिल पाएंगे जो आइडियाज आपको जनरल केमिस्ट्री पढ़ने के बाद मिलेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, तो एज एन एक्सपर्ट मेरा जो मतलब तरीका होता है वो यही होता है कि मैक्सिमम लोग अपने सब्जेक्ट में इजी फील करें। तो एज एन एक्सपर्ट मैंने जो पर्टिकुलर करिकुलम डिवाइड किया है और जो बनाया है उसके हिसाब से सबसे पहले अपन लोग खत्म करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, ताकि क्लास 9-10 से आपको रिलेशन भी मिले, ठीक है। जो नई चीजें इनकॉर्पोरेट होंगी वो समय के साथ होती रहेंगी। बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर, दैट मीन स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 2, ठीक है, क्लास 11 NCERT। ओके, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू चैप्टर 3, that is periodic properties or classification of element, then chapter 4 chemical bonding, the basic idea कि क्यों बॉन्ड बनते हैं, क्या रीजन है, कितने टाइप के बॉन्ड बनते हैं, उनसे कितने टाइप के कंपाउंड बनते हैं, ये सब बातें जब इतना आप समझ जाएंगे, then we will move back to chapter 1, that is mole concept. Okay, then you will feel much more comfortable in the chapter. Okay, अभी के लिए अगर हम डायरेक्ट मोल कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे, मैथमेटिक्स से स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को मतलब मैथमेटिक्स से नफरत है यहाँ पे, है कि नहीं? तभी ना आपने मैथमेटिक्स छोड़ के बायो लिया है, तो बहुत सारे लोग अनईजी फील करने लग जाएंगे, सो ऑफ कोर्स दिक्कत होगी उसमें। ओके, इतनी बात सभी लोगों को क्लियर है? किसी को कोई भी दिक्कत है प्लीज बताएं। किसी को कोई भी सवाल पूछना है रिगार्डिंग फिलॉसफी बिहाइंड द, मैं कहूँ कि study regarding the philosophy behind any subject or chemistry precisely, then you can ask. I am giving you 2 minutes. बोलिए, कोई भी स्टूडेंट को कोई भी मतलब बात मेरे से डिस्कस करनी है तो बताएं रिगार्डिंग द सब्जेक्ट। एनीवन है किसी को? अरे भाई क्लास जो है वो 2 वे होनी चाहिए भाई साहब। अगर मैं बोलता रहूंगा, आप लोग कुछ बोलेंगे नहीं तो मैं तो भाई बोर हो जाऊंगा यार, है कि नहीं? सर तो हम अपना बेस्ट कैसे दे सर केमिस्ट्री पे? वही मैं बोल रहा हूँ कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि आपको, हाँ, मैं एक एक करके मतलब ले रहा हूँ। तो एक भाई साहब ने पूछा है कि केमिस्ट्री के लिए बेस्ट स्टडी क्या रहेगी, तो मेरा आपको यही बोलना है कि किसी भी एक आइडियल स्टूडेंट का, या जो, क्योंकि मैं खुद आईआईटी में पास हुआ हूं तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी। स्ट्रेटजी किसी भी आइडियल स्टूडेंट की होनी चाहिए। जैसे अगर आप एक आइडियल स्टूडेंट है, देखो हर कोई ये बोलता है कि मेरा सिलेक्शन होगा, लेकिन कोई ये नहीं बोलता है, मतलब सिलेक्शन उनका अधिकार है, हक है, लेकिन कोई ये नहीं बोलता है कि उनके खुद की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो एज एन स्टूडेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, एक आइडियल स्टूडेंट बनने के लिए सबसे पहले जब भी आप क्लास करने आ रहे हैं आपको प्री प्लानिंग करनी चाहिए। प्री प्लानिंग का मतलब क्या है कि जो भी टॉपिक स्टार्ट होगा वो आपको पिछली क्लास में बता दिया जाएगा, ठीक है, कि भैया ये टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक है उसकी आप स्टडी करके जरूर आए क्लास में। ये आपके एक दिन पहले का काम है। जैसे कल अगर क्लास है
तो आज जैसे आज मैं आपको आपकी क्लास जब खत्म करूंगा तो मैं आपको कुछ ना कुछ बोलूंगा कि अगली क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है? अभी गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है तो सर। आपका काम क्या है कि जैसी क्लास खत्म हो आप घर पे जाएं, ठीक है? जब भी आपका स्टडी टाइम हो, आप सबसे पहले नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक है उसको आप एक बार रीडिंग लगा लीजिए, आपको समझ में आए या ना आए, आप रीडिंग लगा लीजिए, ताकि कुछ ऐसे टर्म्स आपके दिमाग में स्टोर हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं मैं बोलूं कि अगली क्लास में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है, ठीक है? लेट्स अज्यूम कि आपको केमिकल बॉन्डिंग का कुछ भी नहीं आता है, बट स्टिल आपने अगर एनसीईआरटी का पहले 2 पेज पढ़ लिए तो आपको इतना तो क्लियर होगा कि केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड नाम की एक चीज होती है, कोवलेंट बॉन्ड नाम की एक चीज होती है, ठीक है? ऑल्दो मुझे समझ में नहीं आया लेकिन होती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है? तो जब आप नेक्स्ट ठीक है क्लास सर। में जाएंगे और मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा आयनिक बॉन्डिंग को, तो आपको ज्यादा साइकोलॉजिकली कनेक्ट फील होगा, आपको लगेगा कि हाँ यार ये टॉपिक मैंने पढ़ा था, समझ में नहीं आया, अब समझ में आया। ओके, ये पहला स्टेप है, दिस इज स्टेप 1, ठीक है? उसके बाद ठीक है स्टेप 2 सर। क्या? स्टेप 2 है इन द क्लास। इन द क्लास आपको क्या करना चाहिए भाई? इन द क्लास आपको प्रॉपर नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स कैसे? कि जो भी चीजें टीचर बोल रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्या होती हैं नोट्स में आपको मॉड्यूल में नहीं मिलेगा, ठीक है? वो टीचर मुंह से बोलता है, ठीक है? जैसे मान लेते हैं ठीक है किसी सर। चीज को कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है? ये टीचर क्लास में आके बोलेगा, तो आपका काम है कि उस चीज को आप जरूर नोट करें। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्यों? क्योंकि जब ठीक है आप सर। रिवीजन करेंगे, जब आप आगे चल के जब एग्जाम के 1 महीना बचेगा और आप रिवीजन करेंगे, तब ये नोट्स ही आपके काम आएंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये लंबी लंबी दूरी की स्ट्रेटजी है। एंड उसके बाद फाइनल आपका तीसरा काम है आइडियल स्टूडेंट का, कि आफ्टर द क्लास वो जितना भी होमवर्क मिला है वो खत्म करे और अगली क्लास की तैयारी करे। सो सारा होमवर्क जितना भी आपको क्लास वर्क मिला है उन सबको खत्म करे और नेक्स्ट क्लास पे चला जाए। अगर आप ये स्ट्रेटजी अगले 1-2 साल तक फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप में से सभी लोग डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे, ठीक है? मैं देखता हूं कि ठीक है सर। शुरुआत में लोग क्या होता है, जोश ज्यादा होता है तो शुरुआत में तो लोग काम करता है, ठीक है? लेकिन समय के साथ क्या है कि आदमी फिर धीमे धीमे काम करना छोड़ देता है, ठीक है? 1 महीने बाद मेरे को रिजल्ट मिलता है 0, कोई कुछ नहीं कर रहा, तो फिर से उन्हें जगाना पड़ता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग नए हैं, आपसे मैं पहली बार मिल रहा हूं, तो मेरी इतनी रिक्वेस्ट को आप जरूर माने कि जो भी मैं आपको बोलूं ये आप इस फैशन में, इस फ्लो चार्ट में आप उसको यूज करें। आर यू गेटिंग द पॉइंट सर? ठीक है? और यस अपार्ट सर। फ्रॉम दैट एक कॉपी नोट्स का बनाएं और दूसरा कॉपी आपके पास एक्सरसाइज का हमेशा होना चाहिए। ये नहीं कि आपको जो होमवर्क दिया है आप केवल मुंह से बोल दे कि हाँ सर हो गया, हमने तो सब कर लिया सर, ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते हैं सर सब सब हो गया, और मैं पूछता हूँ भाई कहाँ है कॉपी दिखाओ, सर कॉपी लाना भूल गए, सर कॉपी कहीं और है। ये अगर आप करोगे तो आप अपने आप के साथ जोक कर रहे हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर आपने कोई भी चीज देखिए, अब आप कोई बच्चे रहे नहीं, आप 10th पास हो चुके हैं, आप अडल्ट होने वाले हैं, आपके डिसीजन आपके खुद के होने चाहिए। अगर आप नीट की तैयारी करने आए हैं तो आपको अपना फुल एफर्ट देना चाहिए, ठीक है? अगर आप नहीं देंगे, आप ऐसे बगल से जाने की कोशिश करेंगे कि नहीं सर बस सब हो गया है, सब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई फीडबैक ही नहीं दोगे, ना आप कोई डेवलपमेंट फेज में जाओगे, तो भाई फाइनली नुकसान पूरे ओवरऑल सिस्टम का है, आपका सबसे ज्यादा है, क्योंकि आपका तो मतलब फ्यूचर है भाई। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इन चीजों को आप जरूर इनकॉर्पोरेट करिए, नोट्स कॉपी बनाइए, एक्सरसाइज कॉपी बनाइए, एक्सरसाइज को सीरियसली लीजिए, जो भी आपका टीचर बोले किसी भी सब्जेक्ट का हो वो, ठीक है? उसने जो भी होमवर्क दिया है उसको सीरियसली और सिंसियरली लीजिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सारे टीचर क्या है, बहते हुए झरने हैं, उनके पास बहुत ज्ञान है, ठीक है? सब अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, ठीक है? अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप झरने के पास जाएं और बोले कि है मेरे को नहीं नहाना, मेरे को नहीं लेना पानी, आई एम मोर देन इनफ, ठीक है? आपके ऊपर है कि आप उससे एक बकेट भरते हो या एक ड्रम भरते हो या खुद को पूरी तरह से सेचुरेटेड बना लेते हो। इट्स अप टू यू, ठीक है? आप जितने डाउट पूछेंगे, जितना क्लास में आप मतलब टेक पार्ट करेंगे, उतनी ज्यादा आपका भी डेवलपमेंट होगा। और यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है? और क्लास ठीक है को सर। हमेशा 2 वे के हिसाब से बात करिए। दैट मीन्स जो भी है आपके डाउट है, आप ये मत सोचिए कि बगल वाला क्या सोच रहा है। देखो भाई, बगल वाला तो यही सोच रहा है आपका सिलेक्शन ना हो, मेरा हो जाए। कंपटीशन इसी को बोलते हैं, ठीक है? तो बगल वाले के चक्कर में मत रहिए कि भाई बगल वाला ये मैं सवाल पूछूंगा तो बगल वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में। नहीं, मेरा सवाल बहुत ही सिली है, टीचर क्या सोचेगा मेरे बारे में, नहीं।
भाई हमारे लिए आप सभी लोग जीरो पे हो, जो भी आपके डाउट्स हैं आप प्रॉपर्ली उन्हें पुट करिए, आपको उनके रिगार्डिंग जो भी सजेशन है, जो भी सॉल्यूशन है, वो बिल्कुल दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, सो ये तो मेरा ओके काम ही सर। है। चलिए, तो इतना सबको क्लियर हो गया। तो ये 3 पॉइंट जो मैंने आपको बोले, पहला पॉइंट जो था कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि आपकी स्ट्रेटजी, मतलब जो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी वो कैसी रहेगी इन द सब्जेक्ट। तो आप समझ लीजिए, लोग हमेशा ये चिल्लाते हैं कि भाई हम ट्यूशन कर रहे हैं, हम एनसीईआरटी की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, हम कोचिंग अलग जगह करेंगे। कोचिंग आपने जरूर सुना होगा, कोचिंग वाले अलग ही हैं, उनका अलग ही है, वो अलग ही काम करवाते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक स्टूडेंट जो है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट करता है। ठीक है, आप अभी जीरो पे हैं। ठीक है, जो बोर्ड चाहती है कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज हो। थ्योरेटिकल नॉलेज मतलब एक्स, आप ऐसे मान लीजिए। सो दिस इज थ्योरी। आप देख लीजिए बोर्ड के जितने भी सवाल आते हैं वो सब क्या आते हैं, थ्योरी। डिफाइन दिस, डिफाइन दैट, इसकी क्या डेफिनेशन है, उसकी क्या डेफिनेशन है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? न्यूमेरिकल 1 या 2 ही आते हैं, बाकी पूरा थ्योरी आता है। ठीक है, तो हमारी स्ट्रेटजी जो है स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की, जिसमें आप सभी लोग हैं, हमारी स्ट्रेटजी ये नहीं है कि हम आपको बोर्ड का कोई अलग से पढ़ाएं और कोचिंग वाला कोई अलग से पढ़ाए। हमारा जो प्लान है वो सिंक्रोनस है। सिंक्रोनस इन द सेंस कि उसी क्लास के अंदर पहले आपको सारी थ्योरी पढ़ाई जाएगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो आप एनसीईआरटी या जो भी बोर्ड एग्जाम है उसके काबिल बन जाएंगे, और उसके बाद उस थ्योरी पे बेस्ड जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, वो कराए जाएंगे। और आप समझ सकते हैं कि एप्लीकेशन इज द मेन पॉइंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे जेई हो चाहे नीट हो। क्या जेई और नीट में डेफिनेशन बेस्ड सवाल आते हैं? क्या जेई और नीट में कभी ऐसा पूछा गया है कि व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? कभी नहीं पूछा गया है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जेई और नीट में हमेशा जो सवाल आते हैं वो बेस्ड तो उसी थ्योरी पे होते हैं, बट एप्लीकेशन होते हैं। एप्लीकेशन मतलब न्यूमेरिकल्स होते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो हमारा जो प्रोग्राम है एसआईपी का, जो मेन, जो क्या कहते हैं, मैं कहूँ बेस है, जो फ्लो है, वो ये है कि भाई अलग अलग जगह नहीं जाना है आपको, कि आप बोर्ड के लिए अलग तैयारी करें, कोचिंग मतलब जेई के लिए अलग तैयारी करें। ये दोनों तैयारी एक साथ क्लब हो जाएंगे। दैट मीन्स हम जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम उस टॉपिक की थ्योरी को इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो पहले आप जीरो से एक्स पे जाएंगे, जब वो थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी देन वी विल मूव टू एप्लीकेशंस। ओके, तो एप्लीकेशंस पे जाएंगे तो ऑफ कोर्स फिर हमारा कंप्लीट एक पैकेज खत्म हो जाएगा, एक टॉपिक समाप्त हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इससे क्या है, आपका भी फायदा है, आपका समय बचेगा, आप फालतू की मतलब जो मिसकम्युनिकेशंस है कि अलग अलग करना होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, इन सबसे बच जाएंगे। तो आपको 100% ट्रस्ट होना चाहिए सिस्टम के ऊपर, फेथ रखना चाहिए, फेथ रखिए और कंटिन्यूसली 2 साल तक मेहनत करिए। ये बात पक्की है कि आपको एक्स वाई नहीं, इससे भी ऊपर कहीं ना कहीं आप यहाँ दिखाई देंगे और खुश होंगे, क्योंकि आपका जो डिसीजन था 2 साल पहले का, आज का, वो आपको 2 साल बाद रिजल्ट जरूर देगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट ऑल ऑफ यू? बोलो, यस सर। आवाज नहीं आ यस रही मेरे सर। को? हाँ सर। यस और सर, यस आवाज? सर, यस वेरी गुड, सर। आ रहा है सर। वेरी गुड। चलो चलिए, तो सर अब टॉपिक, हाँ बोलो। सर वो जो एक लेजीनेस की बात आपने की सर, कि 1 महीने बाद लड़के थक जाते हाँ हैं, कि उनको पढ़ने हाँ। का मन नहीं करता, हम्म, 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 ये हम कैसे करें कि हम रेगुलर पढ़ते रहे? देखिए, लेजीनेस कब आती है? जब आपके जीवन में मोटिवेशन ना रहे, इंस्पिरेशन ना रहे। ठीक है, तो हमेशा आपके स्टडी टेबल के ओके सर। सामने एक गोल होना चाहिए। ठीक है, वो एकदम बीच में, जैसे लोग अपने स्टडी टेबल के सामने फॉर्मूले चिपकाते हैं ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, पीरियोडिक टेबल चिपका लिया, कुछ कुछ चिपका लिया। आपके बीच में कोई ना कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपके लिए इंस्पिरेशन है कि आपको डॉक्टर क्यों बनना है। ठीक है, वो आपकी आंखों के ठीक सामने है होना सर। चाहिए। ठीक है, आप वो इंस्पिरेशन ऐसे भी देख ठीक है सकते सर। हैं, आप वो इंस्पिरेशन हम लोगों के अंदर भी देख सकते हैं। ठीक है, कोई ना कोई एक आदमी आपको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी गेटिंग द पॉइंट? ठीक है ये सर। मेरा ठीक है सर। इंस्पिरेशन है, मैं इसके जैसा बनना चाहता हूं। अगर आपके कोई इंस्पिरेशन नहीं है तो भैया अगले 1 हफ्ते में ही आपका जो जोश है वो ठंडा पड़ जाएगा और फिर सारे काम समाप्त हो जाएंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट ऑल ऑफ यू? ठीक है सर। और बोलो, और कुछ? फिरदौस में मारा है। हम्म?
चलिए चलिए, तो अब टॉपिक की बात करते हैं। तो मैंने आपको बोला ही है कि टॉपिक जो है वो हमारा है जनरल केमिस्ट्री, एंड जनरल केमिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, आप सभी लोगों को, मतलब आप सभी लोगों के पास एनसीईआरटी तो है ही, और आप सभी लोगों को मॉड्यूल भी मिला है। ठीक है, आज का आपका काम यही है, आज मैं जितनी बातें बोल रहा हूं वो तो आप सुन लीजिए, मैं आपको खूब डिटेल में समझा रहा हूं। ठीक है, लेकिन आज आप जब घर पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के चैप्टर 2 क्लास 11 चैप्टर 2, ठीक है, कि शुरुआत के 5-6 पेजेस पढ़ लेने हैं। ठीक है, और जो मॉड्यूल आपको मिला है उस मॉड्यूल के शुरुआत के 2-3 पेजेस आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, आज का ये आपका होमवर्क है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉड्यूल अभी तक मिला नहीं है। नहीं, आप लोगों को एक वो दिया गया है ना मटेरियल। नहीं दिया सर। क्या बात कर रहे हैं, मैंने तो दिया है वहां पे आपको। सर आई डिड नॉट शेयर था, आई डिड नॉट शेयर नहीं, सर बताया कि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा वो हो गया। चलिए ठीक है, तो जिनके पास मटेरियल नहीं है वो मतलब टेंशन मत लीजिए, एनसीईआरटी तो होगा सबके पास। यस सर। हाँ, यस सर। तो सर बुक्स एनसीईआरटी, अभी प्रोवाइडेड नहीं है सर, लॉकडाउन है सर जिले में, इसलिए हम नहीं जा पाए सर। एनसीईआरटी तो है ना भाई, अगर एनसीईआरटी नहीं है तो आप सर ऑनलाइन बुक, ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए चैप्टर 2। ठीक है, ओके सर। ऑनलाइन क्या कहते हैं, एनसीईआरटी की साइट है, आप बस गूगल पे लिख दीजिएगा एनसीईआरटी स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 2 क्लास 11 पीडीएफ। ठीक है, ठीक तो है आपको सर, बढ़िया ठीक है पीडीएफ सर। मिलेगा एनसीईआरटी का, वो आप डाउनलोड कर लीजिए, 1 MB से भी छोटा होगा, और उसको आप ठीक है शुरुआत सर, के 4-5 पेजेस पढ़िएगा। ये आज का आपका ठीक है, होमवर्क है। ठीक, ठीक है सर। चलिए चलिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं। तो नाम आ गया एटम, तो एटम से तो आप पहले से ही जानकार हैं, आपको सब पता है एटम के बारे में, है कि नहीं? एटम तो आप सुनते ही आ रहे हैं इतने सालों से, है कि नहीं? 9th में 10th में हर जगह एटम 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 सुनते हो आप। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं जो हमें समय के साथ पढ़नी है, ताकि आपके पास एक समरी रहे, ये पता कि अगली चीज क्या होने वाली है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले आज अपन लोग बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि भाई एटम क्या होते हैं। ठीक है, एटम को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं, क्लासिफिकेशन क्या है जनरल किसी भी मैटर का। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद अगला जो टॉपिक होगा वो होगा डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आप जानते ही हैं, बताइए कितने पार्टिकल होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल? बहुत सारे होते हैं। आपने जो भी लोग जनरल नॉलेज की थोड़ी बहुत भी जनरल नॉलेज रखते हैं उन्हें पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो होते ही होते हैं, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, क्वार्क्स, पता नहीं क्या क्या होता है कि नहीं? तो बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल है वो 3 ही है। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस दुनिया में कैसे आए, उनको हमने कैसे खोजा, इन सब की बात होगी। आफ्टर दैट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, या इसी को हम बोल सकते हैं एटॉमिक मॉडल्स की। जैसे हमें पता चला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो भाई अब ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं एटम के अंदर, प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग मॉडल्स दिए समय के साथ, कुछ मॉडल फेल हो गए, कुछ पास हो गए, कुछ एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे पास हुए। तो धीमे धीमे करके हमें वो सारे मॉडल पढ़ने हैं। शुरुआत होगी रदरफोर्ड मॉडल से, फिर हम धीमे धीमे आगे जाएंगे बोर्ड्स मॉडल, बोर्ड्स मॉडल के बाद फिर हम आगे जाएंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर में। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमें आपके सिलेबस के हिसाब से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। ये हमें बिल्कुल पढ़ना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद हमें एक जो अगली बात करनी है वो है स्पेक्ट्रम की, और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। दैट मीन्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन, इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। ठीक है, जिसमें अलग अलग सीरीजेस आएंगी, वो बिल्कुल बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देन हम बात करेंगे फाइनली डुअल नेचर ऑफ मैटर की, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। दैट मीन्स हम ये देखेंगे कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल के साथ साथ वेव भी होता है, तो फिर किस टाइप का एक मॉडल बन सकता है। जो आपने जरूर सुना होगा, ऑर्बिटल नाम की एक चीज आपने जरूर सुनी होगी कि ऑर्बिट तो होते ही हैं, ऑर्बिटल भी होते हैं। ठीक है, SPDF थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको। तो वो ऑर्बिटल्स कहाँ से आए?
वो वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में आएगा। एंड फाइनली हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखने की बात करेंगे, ठीक है, क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड फ्लो ऑफ द चैप्टर। सो चैप्टर का फ्लो या समरी ये है, ठीक है, क्लियर, ओके। आपको एक मतलब फ्लो चार्ट कि भैया कैसे चैप्टर खत्म होगा, कितनी क्लास में खत्म होगा, कब तक ये चैप्टर चलेगा और कितने इसके हिसाब से आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगी, उसका एक पूरा का पूरा चार्ट अगले 15 दिन का आपको आज ही मिल जाएगा। जब क्लास मेरी खत्म होगी तो उसके बाद आपको 4 डॉक्यूमेंट मिलेंगे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट वाला काम मेरा ही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला, आप लोगों के ऊपर रिसर्च और आप लोगों के डेवलपमेंट का काम मेरा है। तो आपको 4 डॉक्यूमेंट मिलेंगे। एक मिलेगा फिजिक्स का डीपीपी जो आज आप लोग सॉल्व करेंगे आज की क्लास में जो हुआ उसके बेसिस पे। एक मिलेगा केमिस्ट्री का डीपीपी जो आज और कल की क्लास पे बेस्ड होगा, अगली क्लास पे। एक मिलेगा आपको फिजिक्स का कोर्स प्लान अगले 15 दिन का, और एक मिलेगा केमिस्ट्री का कोर्स प्लान अगले 15 दिन का, ठीक है। हर महीने का प्लान जो है वो आपको मिलता जाएगा, ठीक है, समय के साथ, ओके। तो ये है चीजें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन। तो बताइए, सबसे पहले हम लोगों को बात करनी है कि एटम जो है वर्ड वो क्या होता है। तो कौन बताएगा एटम क्या होता है? दैट इज इंट्रोडक्शन। क्या होता है भाई एटम? कई लोग बोले सर एटम ये होता है, कई लोग बोलेंगे नहीं सर एटम तो हमने क्या कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में देखा है, ऐसे ऐसे होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ऐसा होता है, ठीक है। आप बताइए क्या होता है एटम? बेसिक आइडिया। क्लास 2 साल से आप लोग एटम एटम चिल्ला रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एटम एग्जैक्टली? क्या होता है Atom is एटम? the smallest entity of a chemical elements. वेरी गुड, स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एनी केमिकल एलिमेंट। तो ये बताओ फिर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अच्छा, एटम छोटा है या इलेक्ट्रॉन छोटा है? Electron छोटा है। इलेक्ट्रॉन। तो फिर स्मॉलेस्ट एटम हुआ या इलेक्ट्रॉन हुआ? सर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन भी एटम का एक छोटा है पार्ट सर। है। हाँ, तो फिर आपका डेफिनेशन जो था कि स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एनी मैटर इज नोन एज एटम, ये कैसे सही हुआ? इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है स्मॉलेस्ट एंटिटी? वो तो एटम से भी छोटा है। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ना भाई, तभी आप साइंस के स्टूडेंट होंगे भाई साहब। महाराज समझिए, भावनाओं को समझिए, शब्दों में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ लेने से कोई फायदा नहीं, आप समझिए, आप रिलेट करिए। चलो मैं इस टॉपिक को बायो में ले जाता हूँ। मैं आपसे बोलूं सेल क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? सेल smallest thing part of living organism. वेरी गुड। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है फिर? न्यूक्लियस क्या है? क्या न्यूक्लियस सेल से छोटा है या बड़ा है? हाँ, बोलिए। छोटा है। छोटा छोटा है। है सर। तो smallest कैसे हुआ सेल? वेरी गुड, nucleus is बोलो। the center of हाँ, nucleus is the center of the cell. तो छोटा क्या है? चलो मैं बोल रहा हूँ, चलो माइटोकॉन्ड्रिया। चलो माइटोकॉन्ड्रिया तो सेंटर में नहीं है, कॉर्नर में है। चलो बताओ माइटोकॉन्ड्रिया छोटा है या सेल छोटा है? माइटोकॉन्ड्रिया छोटा है। माइटोकॉन्ड्रिया तो फिर सेल स्मॉलेस्ट एंटिटी कैसे हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म का? बताइए सर। आप जब तक टॉपिक्स को रिलेट नहीं करेंगे, जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं, तब तक पढ़ाई करना फायदा नहीं है भाई। समझ में आना चाहिए। आप बताइए, बताओ, आपकी जो डेफिनेशन थी वो मैंने गलत प्रूव कर दिया, लेकिन आपने कभी इस डायरेक्शन में सोचा ही नहीं। आपने तो बोला कि भाई सर ने ये लिखवाया है, किताब में ये लिखा है, हम तो पढ़ लेगा, हम तो रट लेगा, याद कर लेगा, ठीक है। आप बताइए सेल क्यों स्मॉलेस्ट है, किस सेंस में स्मॉलेस्ट है? सेल इस सेंस में स्मॉलेस्ट है कि उसका खुद का एक एग्जिस्टेंस है, उसका खुद का एक फंक्शन है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। समझ में आ रही बात? Functional. सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं उनका खुद का एग्जिस्टेंस नहीं है, वो सेल के अंदर ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैं क्या समझाना चाहता हूँ? Yes. तो आप बायोलॉजी से रिलेट करिए ना एटम को। जैसे बायो वाले लोग बोलते हैं सेल के बारे में बड़ी बड़ी बातें, है कि नहीं? तो हम केमिस्ट्री वाले लोग नहीं बोलेंगे एटम के बारे में बड़ी बड़ी बातें, है कि नहीं? हमारा भी तो अधिकार है। बोलेंगे सर। हाँ बिल्कुल बोलेंगे। तो मैं यही बोल रहा हूँ आपसे,
नो डाउट एटम इज वेरी स्मॉल, नो डाउट आप एटम को नहीं देख सकते अपनी आंखों से, माइक्रोस्कोप में भी बहुत दिक्कत है एटम्स को देख पाना, ठीक है। बट अगर मैं एटम्स की बात करूं तो आपको ये बोलना चाहिए कि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एटम इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? फंक्शन है उसका। यस सर। अकेले इलेक्ट्रॉन का, अकेले प्रोटॉन का, अकेले न्यूट्रॉन का कोई फंक्शन नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की हाफ लाइफ होती है, इलेक्ट्रॉन बीम अपने आप खत्म हो जाती है, कैथोड रेज हाफ लाइफ होता है, न्यूट्रॉन अपने आप खत्म हो जाते हैं, समझ में आई बात? लेकिन एटम जो है वो इटर्नल है, वो कभी खत्म नहीं होता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ, वो अलग बात है कि न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान फ्यूजन हो सकता है, फिशन हो सकता है, बट एटम की एग्जिस्टेंस इटर्नल है आपके लिए, समझ में आई बात? क्योंकि फिशन और फ्यूजन के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो एनवायरनमेंट अर्थ पे नहीं है कि नहीं सर? आर यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ बोलो सर। तो हम एटॉम का जो डेफिनेशन है तो वो कैसे देंगे? एटम का डेफिनेशन वही तो बोल रहा हूँ, जैसे आप सेल का डेफिनेशन देते हो ना, एक टर्म जोड़ देते हो, फंक्शनल जोड़ते हो ना, वही चीज आपको यहाँ पे जोड़नी पड़ेगी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट, ठीक है, इन ओके सर। द मैटर व्हिच टेक पार्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। भाई बायोलॉजी में फंक्शन क्या है? बायोलॉजिकल फंक्शन। केमिस्ट्री में फंक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन। समझ में आई बात? तो एटम वो सबसे छोटे मतलब लोग हैं जो आपस में डील करते हैं कि हाँ भाई आओ बॉन्ड बनाते हैं। डिसीजन कौन लेता है? डिसीजन इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, डिसीजन लेता है सोडियम एटम। भाई मैं तुम्हें अपना एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, क्लोरीन बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ले लूंगा। तो ये डिसीजन मेकिंग का पार्ट कौन है? एग्जिस्टेंस में कौन है? सोडियम और क्लोरीन, समझ में? एटम। सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन देन? डेफिनेशन विल बी एटम इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सो एटम की जो डेफिनेशन है वो है स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट। एंड व्हाट डू यू मीन फंक्शनल? एग्जैक्टली फंक्शनल का मतलब क्या है कि विच कैन टेक पार्ट ड्यूरिंग व्हाट? केमिकल चेंज। समझ में आई बात? बायोलॉजी के लिए यही सेम चीज, यही सेम प्रिंसिपल को आप बायोलॉजी में घुसा दीजिए सेल में, कभी आपका आंसर गलत नहीं होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो जब आप दोनों चीजों को रिलेट कर लोगे तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। जैसे आज के बाद आप एटम की डेफिनेशन कभी नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि आप बायो के स्टूडेंट हैं, आप सेल कभी नहीं भूल सकते, है कि नहीं? तो इस तरह के मतलब एसोसिएशंस आपको बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज तो फिर पढ़ाई तो सबको ही कर रहा है ना यार, पढ़ाई तो हर कोई कर रहा है। अगर मैं पढ़ाई की बात करूं तो ऐसी क्लासेस तो हर जगह चल रही हैं, पढ़ाई हर कोई कर रहा है। नीट में 15 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 5 लाख लोग चलो कुछ नहीं करते होंगे, 10 लाख लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उतनी सीटें नहीं है। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो क्यूरियस होगा, जो समझेगा, जो 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 इन डेप्थ नॉलेज रखेगा, ठीक है। तो केवल नाम की पढ़ाई मत करिए, काम की पढ़ाई करिए, ठीक, जो लंबे समय तक चले। ओके ठीक है सर। अब एटम अगर ये डिफाइन हो गया तो ये बताओ एलिमेंट क्या होता है फिर? एलिमेंट एक और टर्म है, आपने बार बार सुना होगा, एलिमेंट। क्या डिफरेंस है एटम और एलिमेंट में? ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स। अच्छा, मैं अगर आयरन का एक अकेला सिंगल एटम ले लूं तो क्या मैं उसे आयरन का एलिमेंट नहीं बोल सकता? हाँ बोल सकते हैं सर। तो फिर क्या 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 डिफरेंस है? एटम वही है, एलिमेंट वही है। आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं एक्चुअली। सब मोनो एटॉमिक है ना जो मतलब जो स्टडी है। हाँ सर, पर स्टेबल है ना, मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक नहीं, मैं बोल रहा हूँ जैसे आयरन का एक एटम है, तो क्या आयरन का एक एटम एलिमेंट नहीं कहा जा सकता? है तो वो आयरन का ही एटम। हाँ सर। तो आपको समझ में आना चाहिए कि एलिमेंट जो है, एलिमेंट की जो डेफिनेशन है वो होती है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। इसे बोलते हो आप प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर का मतलब क्या है कि भैया हमारे पास ऐसा कलेक्शन है मैटर का जिसमें सेम टाइप के होमोजीनियस एटम्स पाए जाते हैं। समझ में आई बात? मतलब सेम टाइप के एटम है, सेम ही एटम है, कोई अलग एटम नहीं है। जैसे आयरन रॉड में सारे एटम क्या है? सेम टू सेम, ठीक है। तो आयरन रॉड का जो मतलब सेम टाइप का
एटम्स का एग्रीगेशन जो है, मतलब जनरली एलिमेंट एक प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर वर्ड नहीं है, प्लूरल है, ठीक है, कलेक्शन के रूप में इस्तेमाल होता है। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी मैटर इज नोन एज व्हाट, एलिमेंट। ठीक है, कितने एलिमेंट हैं आज तक मतलब अपने दुनिया में एग्जिस्ट करने वाले? 180 अराउंड 120, हाँ अराउंड 120 के लगभग हो गए, क्योंकि जितने भी एलिमेंट यूरेनियम के बाद बने हैं, आप समझिए मेरी बात, यूरेनियम तक के एलिमेंट तो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, बट यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट तो लैब में बनाए जाते हैं, ठीक है, उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो उनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है। आपने दो चीजों को जोड़ दिया, एक नया एलिमेंट बना लिया, 10 मिनट बाद वो एलिमेंट अपने आप टूट जाएगा, छोटे छोटे एलिमेंट्स में। तो समझ नहीं बात, तो समय के साथ एलिमेंट्स तो बढ़ने हैं, बट नेचर में एग्जिस्ट करने वाले एलिमेंट तो केवल 92 ही, 92 तक ही एग्जिस्ट करते हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट आए हैं मार्केट में, वो सब लैब के अंदर बनाए गए जबरदस्ती फ्यूजन करा के। समझ में आई बात? उनको हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, ठीक है नहीं? आपने एक नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो आप आगे सुनोगे, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, ठीक है, नेचुरल मतलब नेचुरली अकर नहीं करते हैं ये। ओके चलिए, सो एटम और एलिमेंट, ये बेसिक बातें आपको पता चली। मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो आपने अलग अलग बेसिस पे किया है। आप अगर आपको याद हो, चलिए मैं आपसे ज्यादा सवाल नहीं पूछता हूँ, कई लोग बोलने लग गए हैं कि सर केवल सवाल ही पूछ रहे हैं, बहुत दिक्कत हो गई हमें। नहीं सर, कम सवाल पूछता हूँ मैं, ठीक है। नहीं सर, नहीं सर। मैटर वास्तव में किस टाइप से डिवाइडेड है, आप ऐसे सोचिए। मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो इस पैटर्न में है। एक क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्लासिफिकेशन, आपने जरूर पढ़ा होगा फिजिकल क्लासिफिकेशन। वो होता है स्टेट ऑफ मैटर, जैसे कोई मैटर होता है सॉलिड, कोई मैटर होता है लिक्विड, कोई होता है गैस, आपने जरूर पढ़ा होगा ये, ठीक है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? दूसरा जो होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में जनरली आपको दो टाइप के मैटर मिलते हैं, ठीक है, या तो आपको प्योर फॉर्म में मैटर मिलेगा, तो वो हो गया क्या, प्योरेस्ट फॉर्म हो गई एलिमेंट, ठीक है, या फिर वो कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। कंबाइंड फॉर्म में हमेशा दो पार्ट हो जाएंगे, एक फिजिकल और एक केमिकल। एक कॉम्बिनेशन क्या है, आपने पानी के अंदर मिट्टी मिला दिया, तो क्या मिट्टी पानी में घुल जाएगा क्या? नहीं, आपको पानी और मिट्टी अलग अलग दिखेगा, दैट इज नॉन एज मिक्सचर। समझ में आ रही बात? दूसरा क्या है कि आपने पानी की रिएक्शन कराई सोडियम के साथ, और जब रिएक्शन कराओगे तो आपको डेफिनेट अमाउंट पानी का लेना पड़ेगा, डेफिनेट अमाउंट सोडियम का लेना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन होगी। दैट इज नॉन एज केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें बॉन्ड, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो जब फिजिकल कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, कॉम्बिनेशंस की बात कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन दो टाइप के रिजल्ट देते हैं, या तो होंगे वो फिजिकल, अगर फिजिकल कॉम्बिनेशन होगा तो वो क्या बना के देगा, मिक्सचर, ठीक है, और जब केमिकल कॉम्बिनेशन होगा तो वो क्या बना के देगा, कंपाउंड। समझ रहे हो मेरी बात? बोलिए, तो मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? मैं बहुत ही कॉमन एग्जांपल से आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग पढ़े हो, बताइए। मैं बोलूँ कि बताओ व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन अ मिक्सचर एंड अ कंपाउंड, क्लास 10th का सवाल है, बताइए क्या डिफरेंस होता है, एक मिक्सचर है एक कंपाउंड है। सर कंपाउंड केमिकल रिएक्शन से बनता है और मिक्सचर फिजिकल से बनता है, और मिक्सचर फिजिकल कॉम्बिनेशन से बनता है, ये तो मैंने लिख ही दिया, ठीक है। मेजर डिफरेंसेस क्या है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि एक चीज मिक्सचर है या एक कंपाउंड है? सर मिक्सचर में लाइक क्या वो जो वो एलिमेंट्स है उसका अपना अपना प्रॉपर्टीज होता है, और कंपाउंड्स में एक नया प्रॉपर्टी बन के आता है। बिल्कुल सही बात है, एग्जाम्पल जिससे समझते हैं, जितने लोगों को समझ में नहीं आया वो लोग ऐसे समझिए। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक सिलेंडर है, मतलब एक वेसल है जिसमें हाइड्रोजन गैस भरा है, ठीक है, और मेरे पास एक दूसरा वेसल है इसमें ऑक्सीजन गैस भरा है। मैं इन दोनों दोनों मतलब एलिमेंट्स को, ये सब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंटल फॉर्म ही है, ठीक है, मैं इन दोनों को दो टाइप से कंबाइन कर सकता हूँ। एक टाइप क्या है, मैं इन्हें फिजिकली कंबाइन कर दूं, मतलब मैं इन दोनों को एक वेसल में डाल दूं फिजिकली, ठीक है, उसमें कुछ भी हो सकता है। मैंने V1 वॉल्यूम इसका डाल दिया हाइड्रोजन का, और V2 वॉल्यूम मतलब लीटर कुछ भी ऑक्सीजन का। ये जो पर्टिकुलर चीज है ये क्या है, मिक्सचर है। कैसे पता चला?
क्योंकि हाइड्रोजन की भी प्रॉपर्टी इसके अंदर है और ऑक्सीजन की भी प्रॉपर्टी इसके अंदर है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर हाईली फ्लामेबल है, थोड़ा सा भी हीट मिलेगा तुरंत जल जाएगा। मतलब उसके अंदर एक फ्यूल भी है। हाइड्रोजन क्या होता है? फ्यूल। और ऑक्सीजन क्या होता है? सपोर्टर। आपको पता है बिना ऑक्सीजन के कहीं आग नहीं लगती। ठीक है, तो ऑक्सीजन चाहिए अगर आपको कभी भी फ्यूल जलाना है तो। ठीक है, आप कोई भी फ्यूल जलाते हो तो ऑक्सीजन चाहिए, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो फ्यूल में कंबशन होगा ही नहीं। जानते हो ना आप बेसिक बात। ठीक है, इवन आपकी बॉडी के अंदर भी है। एनीवे, तो आप समझ सकते हैं कि जब मैंने कुछ भी अमाउंट हाइड्रोजन का, कुछ भी अमाउंट ऑक्सीजन का एक नए वेसल में डाल दिया और उनका एक मिक्सचर बना दिया, देन दिस इज अ मिक्सचर। व्हाई? बिकॉज इट इज हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन आल्सो एंड इट इज हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन आल्सो। इट इज हाईली फ्लामेबल मिक्सचर। ठीक है, which is having property of a fuel as well as supporter both। ठीक है, लेकिन सोचिए मैंने क्या किया, मैंने हाइड्रोजन गैस को लिया, मैंने ऑक्सीजन गैस को लिया और एक प्रॉपर फॉर्मेट में, मतलब एक डेफिनेट अमाउंट में W1 ग्राम W2 ग्राम आपस में केमिकल रिएक्शन कराई। और क्या बनेगा केमिकल रिएक्शन में? आप जानते हैं हाइड्रोजन गैस H2O गैस बनेगा और लो टेम्परेचर पे लिक्विड बनेगा। बनेगा या नहीं? दिस इज केमिकल कॉम्बिनेशन। समझ में आ रही बात? क्योंकि इसमें लोग डेफिनेट अमाउंट में कंबाइन हुए हैं और जो नया प्रोडक्ट बना है उसकी प्रॉपर्टी ना ही हाइड्रोजन के जैसी है और ना ही ऑक्सीजन के जैसी है। पानी का काम क्या होता है? आग जलाना नहीं, पानी का काम होता है आग बुझाना। समझ रहे हो बात? एकदम उल्टा काम हो गया। गेट द पॉइंट? तो जब भी आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि कोई चीज मिक्सचर है या कोई चीज क्या कहते हैं कंपाउंड है, तो हमेशा आप ये चेक करते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज इंटैक्ट रही या उनकी प्रॉपर्टी लॉस्ट हो गई। समझ में आ रही बात? क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से आप मिक्सचर को या फिजिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करते हो। क्लियर है बात? क्या किसी को इतना आपको समझ में आया? ये बेसिक आइडिया है। अगर आप ये चीज समझते हैं, इतनी चीज जानते हैं, तभी मैं टॉपिक स्टार्ट कर पाऊंगा। अदरवाइज मैं टॉपिक स्टार्ट कैसे करूंगा बताइए? एटम अगर आपको नहीं पता है, ऊपर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ के क्या ही कर लेंगे? ठीक है, तो भावनाएं समझ रहे हैं आप मेरी या नहीं? हाँ सर। वेरी गुड। चलो, सो दिस इज द बेसिक आइडिया। चलिए अब बात करते हैं कुछ क्या कहते हैं डिस्कवरी की। इंट्रोडक्शन इज ओवर। अभी अपने पास समय है 20 मिनट का समय है, तो 20 मिनट में अपन लोग एटलीस्ट कैथोड रेज के बारे में तो बात कर ही सकते हैं, तो उनकी बात करते हैं। तो अगला जो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमें 3 पार्टिकल्स की मेजर डिस्कवरी पढ़नी है। एक इलेक्ट्रॉन जो सबसे ज्यादा फंडामेंटल पार्टिकल है, फिर प्रोटॉन एंड फाइनली न्यूट्रॉन। हिस्टोरिकली है, सबसे पहले दुनिया में इलेक्ट्रॉन ही खोजा गया था, उसके बाद प्रोटॉन खोजा गया था और सबसे लास्ट में सबसे लेटेस्ट एडिशन है न्यूट्रॉन का। ठीक है, जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू खोजा गया है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला पॉइंट, एंड पहला पॉइंट है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, आपको ये बेसिस समझ में आना चाहिए और उसके पीछे क्या एक्सपेरिमेंटेशन था जो कि बिल्कुल अभी तक सरवाइव किया है थोड़े टाइम पहले तक। अगर आपको पुराने क्या कहते हैं टीवी वगैरह याद हो जो पीछे बहुत लंबे हुआ करते थे, ठीक है, पुराने कंप्यूटर के मॉनिटर्स याद हो, तो वो जो पुराने कंप्यूटर के मॉनिटर्स हैं, टीवी हैं, वो सब यही एक्सपेरिमेंट की देन है। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज, मॉनिटर्स, ठीक है, ये सब इसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का ही मॉडर्न वर्जन है। चलिए देखते हैं क्या होता है भाई। तो इसका नाम है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। CRT। आपने ये अगर कई लोगों ने सुना भी होगा, CRT मॉनिटर बोलते हैं। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। चलिए तो देखते हैं कि इसमें क्या हुआ और कैसे एनालिसिस हुई। तो आप सोचिए 1890s के पहले तक, 1894 प्रिसाइसली, उसके पहले तक लोग एटम जानते थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं जानते थे। सोचिए बहुत सारे फिजिकल फिनोमेना है,
जहां पे चार्ज पार्टिकल नहीं है फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई। बहुत सारे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लोग 17वीं सेंचुरी से काम कर रहे हैं, ठीक है। उनमें से एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक था क्या, ये जो बिजली गिरती है ना, लाइटनिंग। लाइटनिंग के ऊपर कई लोग काम कर रहे थे, ऐसे सोचो, ठीक है। अब लाइटनिंग में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा अमाउंट, ठीक है, कहां से, बहुत ऊपर से जमीन तक आ रहा है, ठीक है, जमीन तक आ रहा है बिना किसी वायर के, बिना किसी चार्ज कैरियर के, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा तो चार्ज कैरियर तो चाहिए। आप जानते हो कि मेटल जो है वो अच्छे कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, क्यों, क्योंकि उनमें चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रिसाइसली अगर हम बात कर रहे थे तो इस मतलब टॉपिक से ही ये सारा टॉपिक निकला है, ठीक है। लोग पढ़ रहे थे लाइटनिंग के बारे में, लोगों ने देखा कि भैया लाइटनिंग में तो ऐसा कोई वायर है नहीं कि जब बिजली गिरती है तो कोई वायर आ जाता हो जमीन तक और इलेक्ट्रिसिटी एकदम फ्लो हो जाती हो। तो इलेक्ट्रिसिटी अपने आप कैसे फ्लो हो रही है, और यू गेटिंग द पॉइंट। ये चीज का जो ये जो पर्टिकुलर बेसिस आइडिया था, ये क्यूरियोसिटी थी, इसने पूरे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पैदा किया है। समझ में आई बात, ढूंढा है, ठीक है। तो लोगों ने बोला कि भाई वास्तव में होता क्या है, जो चीज वहां पे हो रही है, जो चीज नेचर में हो रही है, क्यों ना हम उसको लैब में करने की कोशिश करें, ठीक है। नो डाउट नेचर में तो आप जानते ही हो, अगर आपने थोड़ा बहुत भी लाइटनिंग के बारे में पढ़ा है तो आप जानते हैं मिलियंस वोल्ट का डिफरेंस होता है ग्राउंड और क्लाउड के बीच में, मिलियन वोल्ट्स का डिफरेंस। अब मिलियन वोल्ट की बैटरी तो आप 18वीं सेंचुरी 19वीं सेंचुरी में सोच ही नहीं सकते, ठीक है। बहुत से बहुत 1000 वोल्ट 10,000 वोल्ट इतनी की ही बैटरी अवेलेबल थी, ठीक है। तो लोगों ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, एक ग्लास ट्यूब लिया गया, इस टाइप का एक ग्लास ट्यूब अरेंजमेंट है, बुक्स के अंदर एनसीईआरटी के अंदर बढ़िया फिगर बना है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है, आपको बिल्कुल मिल जाएगा फिगर। अब ये आप समझने की कोशिश करिए, समझने पे ध्यान दीजिए कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो एक ग्लास का ट्यूब है इस टाइप का, ठीक है, तो एक मतलब कंप्लीट सिलिंड्रिकल ट्यूब है ग्लास का, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने एयर को भर रखा है, ठीक, या कोई भी गैस भर रखा है, आप ऐसे मान लीजिए, ठीक है। इस गैस को के दोनों ही एंड पे उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लगा रखी हैं। इलेक्ट्रोड मतलब मेटल की प्लेट्स, ठीक है। और इन इलेक्ट्रोड्स को उन्होंने एक बहुत ही हाई एंड बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। उस टाइम की हाई एंड बैटरी मतलब आप समझ सकते हैं उस टाइम की हाई एंड बैटरी का मतलब क्या है, बहुत से बहुत 10,000 वोल्ट, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो आप मान लीजिए 10,000 वोल्ट की बैटरी, मतलब बहुत हाई वोल्टेज है ह्यूमन के पर्सपेक्टिव में देखा जाए, इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव में हम लोग तो 15 वोल्ट से ज्यादा भी नहीं झेल सकते, ठीक है, ओके। ये 10,000 वोल्ट की बैटरी है, अंदर एक गैस भर रखा है। तो उन्होंने कोशिश की कि भैया जैसे नॉर्मली एयर में ट्रेवल करता है, एयर भर देते हैं, ठीक है, तो कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, देयर इज नो डिफ्लेक्शन, नथिंग एट ऑल, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने डिफ्लेक्शन नोट किया। डिफ्लेक्शन के लिए आप अमीटर, वोल्ट मीटर कुछ भी लगा सकते हैं जो कि ये बताए कि सर्किट कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ, ठीक है। तो जब उन्होंने इतनी बड़ी मतलब बैटरी लगा दी तब भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। बैटरी का पॉजिटिव एंड ये है, बड़ा वाला जो बार है वो पॉजिटिव एंड माना जाता है, छोटा वाला बार नेगेटिव एंड माना जाता है। मतलब ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। इतना तो समझ में आया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है तो इसमें थोड़ा सा नहीं सर, बैटरी के बारे में? नहीं सर, समझ में आया। वेरी गुड। नहीं सर, तो जैसे ही हमने कनेक्ट किया तो समझ में उन्होंने आ ये रहा है। देखा बहुत सारे फेल्ड अटेम्प्ट हुए, ठीक है। उन्होंने देखा भैया कोई करंट नहीं आ रहा, मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट फेल है, ठीक है, भगवान ही कर सकते हैं, इंसान के बस की बात नहीं है, ठीक है। फिर कई लोगों ने इसके सॉल्यूशन निकाले, कई लोगों ने बोला कि दूसरा गैस ले लेते हैं, कई लोगों ने नाइट्रोजन लिया, कई ने ऑक्सीजन लिया, हाइड्रोजन लिया, किसी ने बोला नहीं नोबल गैस ले लेते हैं, नोबल गैस लिया। बहुत सारे 1000 बार 2000 बार फेल होने के बाद भी जब कोई रिजल्ट नहीं मिला, तब फिर उन्होंने एक चीज सोची। उन्होंने बोला कि एयर जो है, एयर की डेंसिटी बहुत ज्यादा है अभी 1 atm प्रेशर पे, ठीक है। अगर हम 1 atm प्रेशर की बात करें, ट्रोपोस्फेयर में तो अराउंड 1 atm प्रेशर है, एयर का प्रेशर ज्यादा है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होता जाता है, और कम होने का मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ एयर कम होता जाता है ऊपर। ये तो बेसिक जनरल नॉलेज है। जो लोग पहाड़ों के ऊपर मतलब ट्रैकिंग करते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हिमालयस वगैरह में, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर डेंसिटी ज्यादा है तो पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है, और उतने ज्यादा पार्टिकल्स को
से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना या आयोनाइजेशन कर पाने के लिए आपको ज्यादा बड़ी बैटरी चाहिए, वो नेचर में ही पॉसिबल है। हम 1 मिलियन वोल्ट तो मतलब नहीं बना सकते बैटरी का, ठीक है। तो अगर हमारी बैटरी का पोटेंशियल कम है तो क्यों ना हम नंबर ऑफ पार्टिकल को भी कम कर दें। ये एक आइडिया जनरेट हुआ, समझ में आई बात। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा दिया। वैक्यूम क्लीनर होता है ना जो एयर को खींच लेता है, उसी टाइप से आज का वैक्यूम क्लीनर पुराने जमाने का वैक्यूम पंप, ठीक है, कि एयर निकाल लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका वैक्यूम पंप। तो जैसे उन्होंने वैक्यूम पंप लगाया तो अंदर वाली एयर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज करना स्टार्ट हुआ। अगर प्रेशर डिक्रीज करना स्टार्ट हुआ दैट मींस नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड इन बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड वो कम हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए तो अब उनको आयनाइज कर पाना आसान हो गया। समझ में आ रही बात। तो बहुत ही लो प्रेशर पे, जैसे नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, अगर आपको एयर का प्रेशर पता हो तो एयर का प्रेशर होता है 1 atm। 1 atm अराउंड कितना होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है, समझ में आई बात। तो 760 mm ऑफ Hg का कॉलम के बराबर प्रेशर होता है। Hg का कॉलम है, आपने देखा हो ना बैरोमीटर, तो बैरोमीटर में एक लिक्विड होता है जो एक हाइट तक मतलब बना रहता है, प्रेशर मेजरमेंट फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो 760 mm ऑफ Hg है तो आप समझ लीजिए कि वो 10⁻⁻⁴ mm ऑफ Hg तक गए, मतलब एयर बचा ही नहीं, बहुत ही कम एयर है, ठीक है। तो उतने कम प्रेशर पे वो प्रेशर घटाते गए और चेक करते गए कि सुई कब हिल रहा है, अमीटर कब डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो बहुत ही लो प्रेशर पे, मतलब इतने एक्सट्रीम लो प्रेशर पे कि आप मान सकते हो आपके लिए वहां पे एयर है ही नहीं, ठीक है। 10⁻⁴ mm ऑफ Hg मतलब 0.0001 mm ऑफ Hg, तब जाके अमीटर में पहला डिफ्लेक्शन देखने को मिला। समझ में आ रही बात। ओके, तो लो प्रेशर में क्यों मिला, क्योंकि लो प्रेशर के हिसाब से ही हमने रिक्वायरमेंट दे रखी है, ठीक है। अगर हमारे पास बैटरी 1 बिलियन वोल्ट की होती तो नॉर्मल एयर में भी हम चला सकते हैं, और आज आपने देखा ही है, आज के टाइम में हम बिल्कुल बना सकते हैं इतनी बड़ी बैटरी। और आज के टाइम में आप देखते हैं एयर में से भी वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है फिजिक्स में, आप ऑनलाइन देख सकते हैं, ठीक है। बट उस टाइम के लोग तो नहीं करा सकते थे, तो उन्होंने अपना अलग क्या कहते हैं सॉल्यूशन निकाला। और ये जो सॉल्यूशन है इसमें क्या है, बहुत ही लो प्रेशर पे, जैसे अराउंड 10⁻⁴ mm ऑफ Hg, ये आपका वर्किंग प्रेशर है PW। इस प्रेशर पे करंट में डिफ्लेक्शन नोट हुआ, मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया, मतलब कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल इस खाली जगह में इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक फ्लो किए हैं। अब वो चार्ज पार्टिकल कहां से आए, आप समझ रहे हो मेरी बात। तो पार्टिकल तो फ्लो किए हैं, क्योंकि अगर हम नॉर्मली एयर भर दें तो मेरा तो ये ओपन सर्किट है, क्योंकि यहां से लेके इस मेटल रॉड से लेके इस मेटल रॉड तक तो कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये तो ओपन सर्किट है, तार ऐसे दूर दूर है, तार जुड़े ही नहीं है। लेकिन अगर इतने दूर दूर रह के भी करंट फ्लो हो रहा है तो ये पक्की बात है कि इन बिटवीन ये जो खाली जगह है, यहां से कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पे और वहां से कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आया है। इतनी बात आप लोग सहमत है मेरी या नहीं, बोलिए। बिल्कुल सर। वेरी गुड। तो चार्ज पार्टिकल कहां से आए हैं, अब इसके बारे में बात की गई। तो चार्ज पार्टिकल के लिए उन्होंने आइडिया लगाया कि अगर मैंने गैस, मान लेते कोई भी गैस है, ए गैस भर रखा है, तो ए गैस इतनी एनर्जी वाली कंडीशन में आयनाइज होके A+ गैस एन इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में टूट जाता है, ठीक है। ये ए गैस है, ये A+ गैस है, और ये इलेक्ट्रॉन है जो कि इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, सब एटॉमिक पार्टिकल की फॉर्म में टूट रहा है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आयनाइजेशन, ठीक है, किसी भी चीज से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। हाँ बोलो। एक गैस से टूट के दो बन, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बन रहा है। नहीं, कोई भी एटम है, जैसे तुमने अगर क्लास 7th में मतलब 9th में ये पढ़ा हो कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन को आप ऐसे बनाते हो ना, पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन बनाते हो या नहीं। 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन की कोई ना कोई एनर्जी है, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो कार्बन के ऊपर क्या बचेगा, प्लस चार्ज, क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज निकल गया और साथ में एक इलेक्ट्रॉन। दिस प्रोसेस इज नोन एज आयोनाइजेशन, ठीक है। किसी भी चीज का होता है, ठीक है, बस अलग अलग चीज में अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है।
कई लोग जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, जैसे मेटल का काम ही इलेक्ट्रॉन देना, सोडियम का आयनाइजेशन आसानी से हो जाता है, लेकिन जो नॉन मेटल है जैसे फ्लोरीन, तो उसका आयनाइजेशन आसानी से नहीं होता है, क्योंकि उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लेने की है, छोड़ने की नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? नहीं है। तो कोई भी गैस ले हाँ लीजिए, सर। तो कोई भी गैस है, ए गैस, ठीक है, अब वो कोई भी हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो आपकी मर्जी हो आप ले लीजिए, ठीक है। तो उस ए ओके गैस सर। से आप ये तो बना ही सकते हैं चार्ज पार्टिकल ए प्लस एन इलेक्ट्रॉन, मतलब इतनी हाई एनर्जी कंडीशन ओके में सर। उस एटम से इलेक्ट्रॉन छूट गया, ठीक है। छूटा तभी ना हमें पता चला कि सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इसके पहले तक तो एटम को कोई तोड़ नहीं पाया ना भाई, ये पहली बार टूटा है, समझ में ही बात है नहीं। तो जैसे करंट फ्लो हाँ हुआ, सर। ये लोगों ने बोला, साइंटिस्ट जो थे, थॉमसन नाम का आदमी था, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है, उसी ने एक्सपेरिमेंट किया है, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे? आप जानते हैं, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, है कि नहीं? ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे भागेंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, प्लस की तरफ। ठीक है। और सारे के सारे प्लस वाले किसकी तरफ भागेंगे? नेगेटिव की तरफ। समझो मेरी बात। तो एक करंट फ्लो हो गया ना भाई, चार्ज अगर हाँ फ्लो सर। हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, दैट मींस करंट फ्लो हो गया, दैट मींस आपका सर्किट कंप्लीट हो गया, दैट मींस लाइटनिंग वाले बेसिस से हम कहां से कहां पहुंच गए। सोचिए, जो बेसिक आइडिया था वो था लाइटनिंग की स्टडी करना, और हम पहुंच गए कि एटम टूट जाता है। इसके पहले तक डाल्टन साहब का बहुत नाम था, डाल्टन साहब मतलब बहुत बड़े आदमी माने जाते थे, क्योंकि डाल्टन साहब ने एटम की बात की थी, ठीक है। बात की थी। लेकिन इसके बाद से डाल्टन साहब के जो थ्योरी है, उनके पोस्टुलेट गलत होने स्टार्ट हो गए। दिस इज द बिगिनिंग, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, यू कैन से। समझ में आ रही बात? तो जैसे ही ये Yes, चीज sir. हुई, तो आप समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे के पूरे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गए। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को जनरली बोला जाता है एनोड, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को जनरली बोला जाता है कैथोड। नाम है, ठीक है। एनोड मींस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड मींस नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। मतलब जनरली कैथोड के ऊपर बैटरी का नेगेटिव एंड जुड़ा होता है, करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो उल्टा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव, ठीक है। फिजिक्स में आप पढ़ते हो ना, करंट इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज फ्लोन डिवाइड बाय टाइम, टीक्यू बाय डीटी, है क्या नहीं? तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज को माना जाता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? नेगेटिव होता है, आप लोग को बेसिक आइडिया है। तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन हमेशा कैथोड के ऊपर जमा रहते हैं, और ये जो ए प्लस वाले पार्टिकल है ये हमेशा एनोड की तरफ, इस टाइप से। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आई? ये एक्सपेरिमेंट कहलाता है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्यों कहलाता है? क्या रीजन है कैथोड रे बोलने का? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन के जो पूरा का पूरा मोशन है, इलेक्ट्रॉन की ये जो बीम्स बनी, क्योंकि अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता तो एक रे बनती, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन बहुत सारे बन गए तो एक बीम बन जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? और वो चीज फ्लोरोसेंस दिखाती है। समझ में आई बात? फ्लोरोसेंस मतलब कलर दिखाती है, ब्लू कलर, ठीक है। या फिर आप ऐसी कोई मतलब मटेरियल से कोटिंग कर दो, जिस मटेरियल के ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल जब स्ट्राइक करता है तो आपको एक ब्राइट स्पॉट दिखता है। पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आपने देखी है? पुराने जमाने में जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी, उनमें कोई कलर नहीं होता था, उनमें केवल क्या होता था? ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। अगर हम बात करें तो वास्तव में जो इमेज है, जो हम लोगों की फोटोज है, जो आप फोटो खींचते हो, ठीक है, अगर एक फिल्टर आता है ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर से भी आपकी फोटो खिंच जाती है, ठीक है। उसमें आपकी फोटो आप कैसे देख पाते हैं? कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस से, ठीक है। कुछ पिक्सल्स ऐसे हैं, छोटे छोटे पार्ट जो कि जल गए हैं, कुछ धीमे जले हैं, कुछ बिल्कुल बंद है, तो आपका फोटो बन जाएगा बड़े लेवल पे। समझ में आई बात? तो यही सेम चीज ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में होती है। वो पर्दा जो होता है ना, जिसके ऊपर आप, जो आपकी तरफ होता है, उसके ऊपर ZnS का कोट कर देते हैं, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड एक ऐसा केमिकल है जिसके ऊपर कोई भी प्लस या माइनस इलेक्ट्रॉन अगर टकराएगा तो आपको एक ब्राइट स्पॉट बनता हुआ दिखाई देगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन टकराएगा वहां पे आपको ब्राइट स्पॉट बनते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो आप देखिए, अगर बहुत बड़ी स्क्रीन को मैं 10 लाख पार्ट में डिवाइड कर दूं, हर एक छोटे पार्ट को बोलूं पिक्सल, आप बोलते हो ना मेरा कैमरा 16 मेगा पिक्सल है,
मेरा ये इतना मेगापिक्सल है। तो जो पिक्सल है वो एक छोटा सा ब्लॉक है जो या तो जलता है या बंद हो जाता है, समझ रहे हो। जब आप उसको एक बड़े फ्रेम में देखते हो, क्योंकि आपके लिए पिक्सल नेग्लिजिबल है, लेकिन जब आप पूरे के पूरे फ्रेम को देखते हो तो आपको एक फोटो दिखता है, समझ रहे हो या नहीं। यही चीज उन लोगों ने इनकॉर्पोरेट की। तो जब उन लोगों ने इस टाइप के मटेरियल से कोटिंग कर दी, फ्लोरोसेंट मटेरियल से, तो उन्हें क्या मिले, उन्हें एकदम ब्राइट स्पॉट देखने को मिले, समझ में आई बात। तो उन्हें पता चल गया कि ये भाई एक क्या कहते हैं, चार्ज पार्टिकल है जो एक एटम से निकला है। अभी तक एटम अनडिविजिबल था, एटम के ऊपर टोटल चार्ज 0 था, लेकिन अगर ये पार्टिकल निकला है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, मतलब इसका ओरिजिन कैथोड है और एक कैथोड से एनोड की तरफ भाग रहा है, समझ रहे हो मेरी बात। तो ऐसे पार्टिकल्स को कलेक्टिवली क्या बोला गया, कैथोड रेज, समझ में आ रही बात। सो दिस इज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो कैथोड रेज क्या होती हैं, कैथोड रेज आर द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जनरली ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड इन अ स्ट्रेट लाइन, समझ में आ रही बात। तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। कहां से जनरेट होता है, कैथोड से, किस तरफ जाता है, पॉजिटिव की तरफ, एनोड की तरफ। तो जहां से आप पैदा हुए वहां से आपका नाम, ठीक है, समझ में आई बात। आपके साथ भी यही है, मेरे साथ भी, सबके साथ यही है, जो पैदा करते हैं वही नाम देते हैं। तो भैया ऐसा लग रहा है, इट सीम्स कि ये जो पार्टिकल्स हैं या ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये कैथोड पे प्रोड्यूस हो रहे हैं और एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात। हेंस दे आर नोन एज कैथोड रेज, समझ में आ रही बात। बेसिक आइडिया क्लियर हुआ आपको। तो इस टाइप से फिर कैथोड रेज की और प्रॉपर्टीज देखी गई। कैथोड रेज में कितना चार्ज होता है, वो कैसे मूव करता है, बीच में एक पार्टिकल रख दिया गया तो उसमें डिफ्लेक्शन हुआ है नहीं हुआ, ठीक है, उनका शेडो बना है नहीं बना, पार्टिकल नेचर है कि वेव नेचर है, क्योंकि वेव तो कभी शेडो बनाते नहीं, पार्टिकल ही शेडो बनाते हैं। तो ये सारी चीजें बिल्कुल स्टडी की गई जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। अभी के लिए मैंने आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगाई है, ठीक है। होपफुली मैं उसमें थोड़ा बहुत कामयाब रहा हूँगा कि भैया आप लोग कैसे पढ़े, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट को कैसे आपको देखना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज तो भैया बहुत टीडीएस है यार, जिंदगी में बहुत दुख है। एक नया दुख का नाम केमिस्ट्री हो जाएगा तो फिर कैसे फायदा होगा, समझ में नहीं बात। तो बाकी दुख है उनको दुख की तरह रहने दो, केमिस्ट्री को एंजॉय करो भाई, ठीक है। तो क्यूरियोसिटी जगाओ, आज आप जाके एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो, ठीक है। जो भी अगर आपके पास नहीं है, चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास 11, ठीक है। तो एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो, वहां पे बढ़िया लाल पीला हरा नीला कलरफुल डायग्राम बना होगा। अब मैं तो भाई लियोनार्डो दा विंची तो हूं नहीं कि एक बढ़िया डायग्राम बना दूं, ठीक है। तो वहां पे बढ़िया डायग्राम बना हुआ, कंप्यूटर से बनाया हुआ, तो ऑफ कोर्स आपको समझ में आएगा क्या क्या चीज है, ठीक है। तो एक बार आप वो देखिए, पहले 5 पेजेस पढ़िए, और अगली क्लास में फिर नए जोश के साथ अपन लोग इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और होपफुली चीजें समझ में आएंगी। ऑल द बेस्ट, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो, परेशानी हो, बताओ। थैंक यू सर।